एशिया कप 2025 के अंदर सुपर 4 का वो मैच जो कि पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में आज शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी के मैदान पर खेला जाएगा, जहां की पिच रिपोर्ट है कैसी, जो कि बहुत ही यूनिक तरीके से आपको मैं समझाऊंगा इस लेवल पर जाकर के कि आपको कोई भी क्लैरिटी की दिक्कत होगी ही नहीं कि किस इनिंग की बैटिंग या बॉलिंग में किस प्लेयर को लेकर के जाना है और कौन सा बॉलर इंपॉर्टेंट आज के इस मैच में होगा। और उसी को आगे बढ़ाते हुए प्लेयर का पूरा डेटा जो हम कंपाइल करके देखेंगे, जिसमें हर एक बैटर की वीकनेसेस को भी समझेंगे, किस तरह से उसको ध्यान रखते हुए हमारे आज के इस मैच के लिए 6 टीमें बनने वाली हैं। अगर आपने इस पूरे वीडियो को देख लिया तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आपको कोई डाउट होगा नहीं या किसी के सहारे की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, खुद से आप अपनी टीम बना पाएंगे। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि 23 सितंबर को रात को 8 बजे से भारत के समय के हिसाब से, वहां की लोकल टाइम के हिसाब से शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी के मैदान पर शाम को 6:30 बजे से ये वाला मैच जब स्टार्ट होगा, जहां पर ऑलरेडी 7 मुकाबले इसी एशिया कप के खेले जा चुके हैं, जिसमें से देखें तो 4 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम और 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें मैचेस जीती हैं। वहां पर स्पिन को केवल 29 तो पेस को मिली है 49 विकेटें, जहां पर पहली इनिंग में 23 और सेकंड इनिंग में 26 विकेटें हैं अभी तक के 7 मुकाबलों में पेसर्स की, और स्पिनर्स की है 15 पहली इनिंग में, 14 सेकंड इनिंग में, जो कि दिखाती है कि निश्चित तौर पर जो पेसर्स और स्पिनर्स हैं दोनों को, स्पिनर्स को तो उतनी विकेटें मिली नहीं है, लेकिन पेसर्स को जो भी विकेट मिली है दोनों इनिंग में लगभग बराबर मात्रा में विकेट मिली है। लेकिन यहाँ का जो फीचर है एक इस मैदान का, जिसका नाम है शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी, जहां पर अपने ओवरऑल डेटा तो स्पिन और पेस का और किसने किस इनिंग की बैटिंग करते हुए मैचेस को जीता वो तो देखा, और उसी में स्कोर कार्ड को भी अगर आप इंक्लूड करें, जहां पर लास्ट वाला मैच जो खेला गया था इंडिया और ओमान का, जहां पर इंडियन टीम ने बेसिकली बहुत ही कैजुअल गेम खेला था, बहुत ही ज्यादा लापरवाही के साथ वो खेल पूरा हुआ था, जहां पर इंडियन टीम ने 188 रन बना तो दिए किसी तरह से, लेकिन ओमान की टीम ने भी 167 रन बना दिए केवल 4 विकेट गंवा करके। सेकंड लास्ट मैच जो कि अफगानिस्तान और श्रीलंका का हुआ था, अफगानिस्तान के 169 के स्कोर को चेस करते हुए श्रीलंका टीम ने बहुत ही आसानी से उस मैच को जीत दिया था 6 विकेट के अंतर से। और एक्चुअली इस मैदान के बारे में ना यही दोनों मैचेस काफी हैं कि बता दे कि किस तरीके से आज का गेम भी होगा, और जो बेसिकली बताता है कि बैटिंग के लिए पिचेस काफी ठीक हैं। लेकिन निश्चित तौर पर अबू धाबी में मैच है, गर्मी वहां पर बहुत ज्यादा होती है, 7 मैचेस यहां पर ऑलरेडी खेले जा चुके हैं, लेकिन जो पिच के ऊपर एक डेड ग्रास की लेयरिंग होती है ना, एक थिक लेयरिंग, वो काफी हद तक ब्रेक होने से पिच को बताती है। तो इसी वजह से जो स्पिनर्स हैं, जो बहुत ही कमाल के स्पिनर्स होंगे, वो तो थोड़ा बहुत टर्न करा लेंगे इस विकेट के ऊपर, लेकिन ओवरऑल बहुत ज्यादा गेंद यहां पर घूमती है नहीं या टर्न होती नहीं है। और इसी वजह से, लेकिन निश्चित तौर पर जो ग्रास की लेयरिंग है उसकी वजह से बल्ले पर फंस करके आती है, तो ताबड़तोड़ शॉट्स भी आप यहां पर खेल नहीं सकते, खास करके पुरानी गेंद से। तो एक चीज तो यहां पर ये देखने को मिलती है, लेकिन साथ ही साथ ये जो मैदान है अबू धाबी का ना, ये पूरी तरह से खुला हुआ मैदान है। अगर आप देखेंगे तो जो ब्रीज यहां पर चलते हैं या विंड, हवा जिसको हम कहते हैं, 24 किलोमीटर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तो एवरेज स्पीड होती है यहां पर जो हवा थ्रू करती है पूरे मैदान से। और इस वजह से क्या होता है ना, जो कि मैदान ओपन है, हवा लगातार चलती रहती है, तो गेंद यहां पर हवा में स्विंग करती है। और साथ ही साथ एक और चीज अगर आप ध्यान में रखें तो ये मैच वहां के लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 6:30 बजे है, तो उस टाइम पर ना एयर टेम्परेचर भी काफी हद तक ड्रॉप होता है, तो जो हवा में थोड़ी सी नमी होती है और निश्चित तौर पर एक स्पीड के साथ हवा चली रही है। यहाँ पर आपने पिछले 2 मैचेस में भी इवन सारे मुकाबले में साफ साफ देखा होगा, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो गेंद यहाँ पर हवा में स्विंग करती है। नुआन थुसारा ने यहीं पर 4 विकेट एक मैच में लिए थे, और इसी वजह से पेसर्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनके कला हो, जिनके हाथ में जो कि सीम से अच्छा खासा गेंद को हवा दे या ऊपर गेंद को लैंड कराएं बेसिकली बल्लेबाज के पास, और निश्चित तौर पर हवा में स्विंग कराने की क्षमता रखते हो। शॉर्ट पिच गेंदें यहाँ पर काम ज्यादा करती नहीं, तो ये इस पिच का फीचर रहा है। बाकी निश्चित तौर पर बैटिंग के लिए भी चांसेस यहाँ पर बनते हैं, पेसर्स इसी वजह से स्पिनर से ज्यादा विकेट यहाँ पर निकाल पा रहे हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज यहाँ पर जो ध्यान देने वाली है ना, कि 71-75% के अराउंड यहाँ पर ह्यूमिडिटी भी होती है, तो भले ही ओपन ग्राउंड है, हवा चलती है, लेकिन सेकंड इनिंग में उसके बावजूद चूंकि बहुत ही ज्यादा हाई ह्यूमिडिटी यहाँ पर होती है, तो यहाँ पर ओस आने की भी संभावना बनती है। तो जनरली जो टीम यहाँ पर टॉस जीतेगी, मुझे जहां तक लगता है कि पहले फील्डिंग करना पसंद करेगी, लेकिन उसके बावजूद जब टॉस हो जाएगा तो आपको ओस की क्या संभावनाएं बन रही हैं, पिच कैसी है, वो अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दोबारा करूंगा, और साथ ही साथ मेरी अपनी जो फाइनल 6 टीम बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा। तो जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो जाकर के लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए। और ये प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर देखिए जो पिछले मैच में खेली थी पाकिस्तान की तरफ से, जहां तक मुझे लगता है कि हुसैन तलत वापस बाहर जाएंगे, हसन नवाज वापस अंदर आएंगे। इंडिया के खिलाफ यही प्लेइंग 11 इन लोगों ने उतारा था, इनके बारे में क्या ही बात करें। बैटिंग ऑर्डर आप देख सकते हैं, बॉलिंग में अगर आप देखें तो शाहीन आफरीदी, सैम अयूब, अबरार अहमद, हैरिस रऊफ, फहीम अशरफ, ये 5 मेन बॉलर्स रहे थे पिछले मैच में जब इंडिया के खिलाफ बॉलिंग करते दिखाई पड़े थे। और चूंकि इंडियन टीम में कई सारे लेफ्ट हैंडर्स थे लगातार,
तो उस वजह से इन्होंने मोहम्मद नवाज को बॉलिंग ही नहीं कराई। तो इतनी ये डरी हुई टीम है फिलहाल। बाकी अगर आप देखें तो किसने किस ओवर में आकर के बॉलिंग करी, पावर प्ले में आपको पता ही होगा शाहीन अफरीदी और सैम अयूब शुरुआत करते हैं बॉलिंग की, अबरार अहमद बीच में आकर के एक ओवर पावर प्ले में कर देते हैं, एक ओवर हैरिस रऊफ बीच में आकर के कर देते हैं, और उसके बाद किस किस ओवर में बाकी बॉलर कब बॉलिंग करते हैं वो भी आप देख सकते हैं। बेंच पर इनके पास जो ऑप्शन है जहां से मुझे लगता है इनको खिलाना चाहिए बेसिकली हसन नवाज को प्लेइंग 11 के अंदर, मोहम्मद असीम या हसन अली में से किसी एक पेसर को खिला लेना चाहिए। इस मैदान पर जिस तरीके की निश्चित तौर पर मदद होती है, हवा में स्विंग होती है तेज गेंदबाजों के लिए, उसको देखते हुए और उसके बाद आकर के करियर के आंकड़े भी अगर आप देखना चाहें तो वो भी दे सकते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स की, जिसमें आपको उनका पूरा टी20 का एक्सपीरियंस तो दिखेगा ही, साथ ही साथ इनिंग के बेसिस पर उन लोगों ने क्या किया है, बैटिंग एवरेज इनिंग के हिसाब से क्या रहा है, कितनी गेंदें हर एक इनिंग में एक विकेट निकालने में लगी हैं पूरे करियर के दौरान। जैसे कि अगर आप देखें फॉर एग्जांपल हैरिस रऊफ को तो 89 मैच में 124 विकेटें ले चुके हैं, 14 विकेटें इनको पहली इनिंग में लगती हैं हर एक मैच में ऑन एन एवरेज एक विकेट निकालने में, और सेकंड इनिंग में लगती हैं 17 बॉलें। और उसी तरह से अगर आप चाहें तो अबरार अहमद का भी देख सकते हैं स्ट्राइक रेट। इससे आपको एक तरह से मदद मिलती है कि किस बॉलर को किस इनिंग की बैटिंग या बॉलिंग में ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। लेकिन इसी को आगे बढ़ाते हुए चूंकि ये जो आंकड़े हैं ना ये इस एशिया कप के स्टार्ट होने के पहले के हैं, और इस एशिया कप में कुछ मुकाबले हो ही चुके हैं, आपको सभी को पता है 4 मुकाबले पाकिस्तान की टीम भी खेल चुकी है, 2 बार इंडिया से हारी है, 2 मुकाबले बड़ी छोटी टीमों से जीती है, और उन चारों मुकाबलों में जो परफॉर्मेंस निकल करके आई है इसमें एक चीज अगर आप देखो तो यार जो रेड कलर के नंबर्स है ना वो इसी एशिया कप के परफॉर्मेंसेज हैं। लेकिन इसी में एक और चीज अगर आप देखें तो अभी तक के जो चारों मुकाबले पाकिस्तान को खेलने पड़े हैं इस एशिया कप के अंदर चारों बार पहले बैटिंग करनी पड़ी है, सेकेंड इनिंग की बॉलिंग रही है, और उसमें देखें तो फकर जमान ने अभी तक 15, 50, 17 और 23 नाबाद की पारियां खेली हैं, और एक्चुअली ये प्लेयर ना टच में दिखाई पड़ा है। बड़े बड़े स्कोर तो केवल अगर आप देखें तो एक ही मैच में आया 50 की पारी, बाकी बहुत ज्यादा बड़े स्कोर कर नहीं पाए, लेकिन बीच में कैसा खराब शॉट खेल देते हैं कि आउट हो जाते हैं, और उसके बाद इसी वजह से ये काफी अच्छे ट्रम्प रहेंगे, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद साहिबजादा फरहान इंडिया के खिलाफ 2 मुकाबले बहुत अच्छे खेले हैं, हालांकि उसके बाकी के 2 मुकाबले जो रहे उतना अच्छा चल नहीं पाए हैं। इनकी भी एक कमजोरी है कि अगर आप इनको ऊपर गेंद करें, शॉर्ट पिच गेंदें ना करें तो ये आपको जल्दी से जल्दी विकेट दे करके जाएंगे, जो कि श्रीलंका की टीम की खासियत है, कैसी बॉलिंग कर सकती है। और इसके साथ साथ सैम अयूब है, अभी तक हालांकि कुछ खास कमाल बल्ले से तो नहीं कर पाए, 4 में से 3 बार तो बिना खाता खोले आउट हुए हैं, लेकिन इनके साथ आप निश्चित तौर पर उस तरीके का होप रख सकते हैं कि जो बनेगी आपकी 6 टीम उसमें से कम 4 से 5 टीमों में तो आप इनको रखें, क्योंकि ना सिर्फ आपको ये बैटिंग से बल्कि बॉलिंग से भी कुछ ना कुछ करके देंगे। बाकी हुसैन तलत पहला मैच खेले, मुझे लगता भी नहीं कि आज खेलेंगे। मोहम्मद नवाज को बॉलिंग ही नहीं कराई पिछले मैच में, और अभी तक के खेले गए 4 मैच में केवल एक ही विकेट है। हालांकि इनकी जो बैटिंग की यूटिलिटी है वो भी इनको इस टीम का वो ऑप्शन बना देती है कि जो कि कम से कम 4 से 5 टीमों में आपके रहे। सलमान आगा का कोई भरोसा होता नहीं कि कब वहां कहां पर आकर के बैटिंग करेंगे, तो इनके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत है नहीं। हालांकि अगर आप देखें तो जो परफॉर्मेंस है वो भी कुछ खास नहीं रही है। फहीम अशरफ ने पिछले मैच 20 नाबाद की पारी खेली, 1 विकेट भी लिया, और जब एक्चुअली इनसे बॉलिंग कराई गई है इस सीरीज के अंदर, इस टूर्नामेंट के अंदर, तो बॉलिंग इन्होंने अच्छी करी है, क्योंकि यहाँ की जो पिचेस हैं चाहे वो दुबई की हो चाहे अबू धाबी की हो, इस तरीके के बॉलर्स को हेल्प यहाँ पर थोड़ा करती हैं। एक तो इनके पास वैसे भी बहुत ज्यादा पेस नहीं है, बाकी जो बॉलर्स हैं वो अच्छी खासी पेस के साथ बॉलिंग करते हैं, चाहे वो शाहीन अफरीदी हो चाहे हैरिस रऊफ हो, तो एक जो चेंज ऑफ पेस आता है फहीम अशरफ की वजह से किसी भी बैटिंग टीम को दिक्कत वहां पर होती है। और पिछले मैच में तो शुभमन गिल को उन्होंने अंदर आधी गेंद पर आउट किया था, बोल्ड आउट। तो निश्चित तौर पर अगर ये प्लेइंग इलेवन के अंदर खेलते हैं तो इनकी यूज तो होगी, तो इनको एक ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर ट्राई जरूर करिएगा। बाकी निश्चित तौर पर शाहीन अफरीदी, हैरिस रऊफ, और उसमें से शाहीन अफरीदी अगर आप देखें तो जरूर अभी तक के 4 मैच में केवल 3 ही विकेट ले पाए हैं, लेकिन एक वो बॉलिंग ऑप्शन होंगे जिनको आप ड्रॉप नहीं करेंगे, कम से कम 4 से 5 टीमों में रखेंगे। और सिमिलर चीज हैरिस रऊफ को भी लेकर के, और एक्चुअली इन्होंने तो बॉलिंग भी अच्छी करी है, और उसके साथ साथ बेंच पर सूफियान मुकीम जो 2 मुकाबले खेल करके 2 विकेट ले चुके हैं। हसन नवाज को 3 मुकाबले में मौका मिला, बिल्कुल नहीं चले। अबरार अहमद ने भी अभी तक के 4 मैच में 4 विकेटें ले रखी हैं, तो ये भी कम से कम 3 टीमों में तो आपके होने ही चाहिए। तो इस तरह से प्लेयर रोटेशन आपको करना है, और अगर हसन अली या सलमान मिर्जा कोई खेलता है या इवन मोहम्मद वसीम जूनियर, तो वो जिसकी जगह पर खेलेंगे उनका उसी तरह से रोल होगा, उसी तरह से उनको टीम में जगह मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा पेसर्स यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और स्पिनर्स भी होंगे, लेकिन उतने नहीं जितने कि पेसर्स, क्योंकि ज्यादातर बॉलिंग आप यहाँ पर देखेंगे तेज गेंदबाजों से ही कराई जाएगी। बाकी श्रीलंका के खिलाफ हेड टू हेड में बहुत ज्यादा आंकड़े आपको देखने को नहीं मिलेंगे पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स के। फकर जमान के 7 मैच में केवल 67 रन है, और उसके साथ साथ 3 मैच में 32 रन है। मोहम्मद नवाज के विकेट भी नहीं है, और उसके साथ साथ फहीम अशरफ के 4 मैच में 6 विकेट हैं, 2 मैच में 5
5 विकेट है हैरिस रऊफ के, हुस्निल शाह के 2 मैच में 6 रन है, 4 मैच में 6 विकेट है हसन अली के। तो ये इनके खेलने के चांसेस मुझे थोड़े से दिखाई पड़ रहे हैं, तो अगर खेलते हैं तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन होंगे। इसके बाद वेन्यू का डेटा वो भी अगर आप देखें तो इस मैदान पर भी हसन अली ने बहुत अच्छा काम किया, 13 मैच में 17 विकेटों के साथ। खुशदिल शाह के भी बैटिंग के नंबर्स ठीक ठाक हैं। हैरिस रऊफ के 8 मैच में 7 विकेट है, अबरार अहमद के 2 मैच में 3 विकेट है, शाहीन के 11 मैच में 12 विकेट है, 9 मैच में 15 विकेट यहाँ पर है फहीम अशरफ के। तो अगर खेलते हैं तो ये बहुत अच्छे ट्रम्प होंगे फहीम अशरफ, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और बैटिंग में तो फकर जमान ना सिर्फ श्रीलंका के खिलाफ खराब खेले हैं, इस मैदान पर भी इनके आंकड़े बहुत ही बुरे हैं। 13 के एवरेज है, साहिबजादा फरहान के 1 मैच में 1 रन है, सैम अयूब के 2 मैच में 54 रन है। इसके साथ साथ हुसैन तलत इनके 5 मैच में 90 रन है, 2 विकेट हैं, और 7 मैच 8 विकेट 35 रन है मोहम्मद नवाज के। तो आंकड़े कुछ खास अच्छे हैं नहीं, यहाँ पर आकर के खास करके आपको कुछ खास हेल्प मिलेगी नहीं। तो जो रिसेंट फॉर्म के टाइम पर आपको मैंने चीजें बताई उसी को ध्यान में रखते आपको टीम बनानी है। और उसके बाद आगे आकर के प्लेयर की वीकनेसेस देखें, बैटर्स की खास करके कि पाकिस्तानी जो बैटर हैं किस तरीके की बॉलिंग पर फंसते हैं। तो एक तो कॉमन चीज है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, कभी भी पाकिस्तान की टीम के खिलाफ अगर सामने वाली टीम में है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग ने तो इस टीम के खिलाफ आप जरूर यूज करिए। और उसमें सैम अयूब की बात करें तो ये ऑफ स्पिन पर काफी विकेटें देते हैं, 261 गेंद पर 297 रन बना करके 11 बार आउट हो चुके हैं। साहिबजादा फरहान राइट आर्म एक्सप्रेस पेस बॉलिंग पर तो फंसते ही हैं, जो कि दुष्मंता चमीरा या नुवन थुसारे के रूप में है सामने की टीम में, ये भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर काफी बार विकेटें देते रहे हैं। और इसके बाद सलमान आगा की बात करें तो ये भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर 47 गेंद पर 57 रन बना करके 3 बार आउट हो चुके हैं। और एक चीज आपको बता दूं, ये आप इसको कंफ्यूज मत करिएगा, 43 बार ये बंदा आउट नहीं हुआ है, 4 बार आउट हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग एरर है। तो 79 गेंद पर 71 रन बना करके 4 बार ये आउट हो चुके हैं। और उसके बाद सलमान आगा की परेशानी आप देख ही पा रहे हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के खिलाफ। ये सैम अयूब इनका अगर आप देखें तो इनका भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर 44 गेंद पर 3 बार आउट हो चुके हैं 60 रन बना करके, लेग स्पिन पर 45 गेंद पर 77 रन बना करके 4 बार आउट हो चुके हैं। तो ये सारे जो इनके टॉप ऑर्डर के बैटर्स हैं, सलमान आगा का तो हालांकि बैटिंग ऑर्डर कंफर्म है नहीं, लेकिन चाहे वो साहिबजादा फरहान हो, फकर जमान हो, सैम अयूब हो, स्पिन के खिलाफ सभी को दिक्कत है, स्पेसिफिकली लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के खिलाफ। बाकी तेज गेंदबाज तो देखिए इस मैदान पर चूंकि उनको हवा में स्विंग मिलेगी ना, तो वो तो गेम में हमेशा रहेंगे, वो एक कॉमन चीज है। लेकिन ओवरऑल विकेटें किसके खिलाफ सबसे ज्यादा देते हैं वो चीज यहाँ पर देखना जरूरी था, जिसमें मोहम्मद नवाज लेग स्पिन पर भी परेशान होते हैं, ऑफ स्पिन पर हुसैन तलत लेफ्ट हैंडर हैं, और उसके बाद मोहम्मद हारिस भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और ऑफ स्पिन पर विकेट देते रहे हैं। तो स्पिन के खिलाफ तो दिक्कतें इन लोगों को रहती हैं। और तेज गेंदबाज तो जो है, जैसा मैंने को बताया कि एक तो ये टीम ज्यादा फेस किया नहीं है इन लोगों ने, जो फिलहाल श्रीलंकन टीम में बॉलिंग ऑप्शंस हैं, तो इस वजह से कोई इंडिविजुअल के खिलाफ इनके नंबर्स आपको मिले नहीं। लेकिन किस टाइप ऑफ बॉलिंग के खिलाफ दिक्कत में आते हैं, पिच रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए बाकी और कौन से टाइप ऑफ बॉलर्स हैं जो परेशान कर सकते हैं, वो तो निश्चित तौर पर नाम अगर आप देखें तो नुवान तुषारा और दुष्मंता चमीरा के रूप में है। हालांकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर दुनिस फिलहाल आगे भी हैं, मुझे थोड़ा से चांसेस कम लगते हैं कि आज ये खेलेंगे, क्योंकि पिछले 2 मैचेस में इनको मौका मिला है और बॉलिंग भी इन्होंने पूरे 4-4 ओवर की करी है, लेकिन कुछ खास कमाल कर नहीं पाए हैं अभी तक के 2 मैच में, केवल 1 विकेट है। पिछले मैच काफी महंगे भी साबित हुए। बाकी नुवान तुषारा दुष्मंता चमीरा तो आपको लगातार 2-2 4-4 ओवर करके देंगे, 2 ओवर पावर प्ले के, 2 ओवर डेथ के। और उसके बाद दसुन सनाका ने भी पिछले मैच में 3 ओवर, उसके पहले वाले मैच में 4 ओवर, हसरंगा तो पूरे 4-4 ओवर करके देंगे ही। तो एक्चुअली कामिंदु मेंडिस जिन्होंने पिछले मैच में केवल 1 ओवर किया ना, बाकी इनके अलावा जो 5 बॉलर हैं वो मेन बॉलर के तौर पर खेलते हैं। हालांकि इनके पास जो बेंच पर ऑप्शन है, बिनुरा फर्नांडो हो गए, मथीसा पथिराना हो गए, महीश तीक्ष्णा हो गए, और इसके साथ साथ चमिका करुणारत्ने। मुझे लगता है कि इसमें से कम बिनुरा फर्नांडो को इनको जरूर ट्राई करना चाहिए एक लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज के तौर पर, जो कि इस मैदान पर काफी यूजफुल हो सकते हैं। और वो किसकी जगह पर आएंगे वो देखना पड़ेगा। दुनिस वेला लगे एक ऑप्शन है जिनकी जगह पर लेके आ सकते हैं, जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग थोड़ी बहुत कामिंदु मेंडिस भी कर सकते हैं। तो ये चीज, और बैटिंग ऑर्डर तो आपने देखा ही, बाकी करियर के आंकड़े भी देख लीजिए, जैसे पाकिस्तानी प्लेयर्स के आपने देखे थे, जो चीज आपको ने समझाई थी कि पूरा एक्सपीरियंस तो इनका देखिए, इनिंग की बेसिस पर भी चीजों को जरूर देखिए। और उसके बाद आकर के रीसेंट फॉर्म देखें तो आपको ये पता ही है 4-4 मैचेस सभी टीमें लगातार खेल चुकी हैं। और ध्यान रखिएगा सुपर 4 के जो मुकाबले खेले जा रहे हैं उसमें भी ये दोनों टीमें एक मैच खेल चुकी। पाकिस्तान तो हारी इंडिया के खिलाफ, श्रीलंका को भी बांग्लादेश ने हरा दिया था वन साइडेड, बड़ा ही बुरा इनका ये वो मैच गया था। हालांकि उसके पहले के 3 लीग स्टेज के मैचेस श्रीलंका ने जीते थे और बहुत अच्छी टीम दिखाई पड़ी थी। और अभी तक के 4 मैचेस में प्रथम निशंका ने एक बार पहले बैटिंग करी है तो 22 रन बनाए, बाकी 3 बार चेज किया है, 6, 68 और 50। और इसी वजह से रीसेंट फॉर्म को मैं ज्यादा इलेबोरेट करके आपको बता भी नहीं रहा हूं कि किस इनिंग
में किसने कितने रन बनाए, जो कि पाकिस्तान की टीम को चारों बार अभी तक के जो मैचेस हुए पहले बैटिंग करनी पड़ी है। श्रीलंका को उसमें से 4 में से 3 बार पहले बैटिंग करनी पड़ी है। पिछले मैच में उन्होंने सेकंड बैटिंग करनी पड़ी है, पिछले मैच में उन्होंने पहले बैटिंग करी थी। तो ये एक रहा है। बाकी कुशल मेंडिस 34-74 न बाद 11 और 3 रन की 4 पारियां खेल चुके हैं। काबिल मिश्रा के 4 मैचेस में केवल 1 अच्छी पारी आई है। बाकी कुशल परेरा भी शुरुआत तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन बड़ी पारी में कन्वर्ट कर नहीं पा रहे। लेकिन दसुन सनाका जिस तरह की पारी पिछले मैच में उन्होंने खेली है 64 न बाद की, बांग्लादेशी बॉलर्स को जिस तरीके से इन्होंने कूटा था, निश्चित तौर पर अब ये वो ऑप्शन बन जाते हैं जो लगभग काफी सारे लोगों की टीम में कप्तान भी होंगे। 2 विकेट भी लेकर के गए और आप देख ही पा रहे होंगे कि 4 ओवर लगातार कर रहे हैं, तो लगातार सफलता भी इनको मिल रही है। बाकी चरित असलंका का बैटिंग ऑर्डर निश्चित तौर पर अगर पहले कुशल परेरा आउट होंगे तो निश्चित तौर पर चरित असलंका आ जाएंगे, लेकिन पहले अगर काबिल मिश्रा आउट होते हैं जो कि दाएं हाथ के बल्लेबाज है, तो वहां पर तब दसुन सनाका आ जाएंगे बैटिंग करने। और उसके बाद कमिंडो मेंडिस की तो बैटिंग इतनी नीचे आती है कि कुछ खास रोल इनका बचता नहीं। बाकी वानिंदु, इन्होंने अभी तक के खेले गए 4 मुकाबले में अगर आप देखें तो एक बार विकेट लेस रहे हैं, 5 विकेट ले चुके हैं। नुरत फलालाके को 2 मैच में केवल 1 विकेट मिला है। नुवान थुसारा जो पहले 2 मैचेस में थोड़े से ऑफ दिखाई पड़े, लेकिन अगले 2 मैच में बड़ी शानदार बॉलिंग करी है इन्होंने। बाकी दुष्मंता चमीरा के भी 4 मैचेस में 5 विकेट हैं। मथीसा पथिराना को केवल 1 बार मौका मिला था, महेश तीक्ष्णा को 1 बार मौका मिला था, कुछ खास कमाल कर नहीं पाए। लेकिन जैसे मैंने को कहा था कि अगर बिनूरा फर्नांडो को ये लोग खिलाते हैं ना, तो इनका भी फॉर्म आप देख करके रखिए, वो चाहे जैसा हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आज के इस मैच में हो सकता है। एक तो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, और जो जितनी भी एशियन टीमें बेसिकली बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के खिलाफ उनको दिक्कत होती भी है, और यहाँ पर गेंद हवा में भी स्विंग करती है, तो निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छे ऑप्शन है बनेंगे। तो ओवरऑल इस पूरी श्रीलंकन टीम को देखने के बाद जैसा इनका फॉर्म है, उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन कोई है तो है दसुन सनाका, दूसरे वानिंदु हसरंगा, और पिच को ध्यान में रखते हुए नुवान थुसारा और दुष्मंता चमीरा। ये 4 ऐसे ऑप्शन बन जाते हैं जो कि आपके 6 में से कम 5 टीमों में तो होने चाहिए, 4 से 5 टीमों में। और उसमें अगर बिनूरा फर्नांडो भी खेल रहे हैं तो वो भी 4 से 5 टीमों में होने चाहिए। बाकी जो बैटर्स है ना, ये जो टॉप ऑर्डर के 4 खिलाड़ी हैं, अब इसमें डिपेंड करेगा किस इनिंग की बैटिंग है। क्योंकि जनरली अगर आप देखें तो कुशल मेंडिस तो एक ऐसे खिलाड़ी, चाहे पहली इनिंग की बैटिंग हो चाहे सेकंड इनिंग की बैटिंग हो, कोई खास मैटर करता नहीं। लेकिन प्रथम निसंगा का हमने क्या देखा है, ज्यादातर ये सेकंड इनिंग की बैटिंग में बेहतर करते हैं। काबिल मिश्रा और कुशल परेरा ने ज्यादा बेहतर काम किया ही नहीं है। तो इन 4 में से बाकी जो पहले जो ओपनर्स हैं दोनों, अगर चेज है, सेकेंड इनिंग की बैटिंग है, तो वो जो प्रथम निशंका और साथ ही साथ कुशल मेंडिस है, कम से कम 4-5 टीमों में वो भी आएंगे। लेकिन अगर पहली इनिंग की बैटिंग है तो वहीं पर कुशल परेरा को भी आप 3 से 4 टीमों में लेकर जा सकते हैं, 2-3 टीमों में काबिल मिश्रा को लेकर जा सकते हैं, और पहली ही इनिंग की बैटिंग में निश्चित तौर पर चरित असलंका तो हालांकि सेकेंड इनिंग की बैटिंग में भी इंपॉर्टेंट है, ट्राई आप कर सकते हैं, जो कि टॉप 4 जो इनका है बहुत बेहतर अब फिलहाल फॉर्म में दिखाई नहीं पड़ रहा, तो उसी वजह से चरित असलंका की यूटिलिटी काफी बेहतर हो जाएगी। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए हेड टू हेड के आंकड़े अगर आप देखें पाकिस्तान के खिलाफ, तो 2 मैच में 63 रन है, प्रथम निशंका की 1 हाफ सेंचुरी है, कुशल मेंडिस 2 मैच में खाता भी नहीं खोल पाए हैं। और उसके बाद यहाँ पर कुशल परेरा के 4 मैच में 22 रन 31 का एवरेज है। दसुन सनाका बहुत ही खराब खेले हैं पाकिस्तान जैसी टीम के खिलाफ। बाकी वानिंदु हसरंगा के 5 मैच 14 रन 61 रन है, 14 विकेटें हैं, 61 रन है। बाकी दुष्मंता चमीरा के 1 मैच पे कोई विकेट नहीं है। बिनूरा और महेश तीक्ष्णा के 2-2 मैचेस में 3-3 विकेट हैं, और वही चमिका करुणारत्ने के भी 2 मैच में 14 रन 3 विकेट है। और बाकी इस अबू धाबी के मैदान पर क्या परफॉर्मेंस रही है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहां पर नुवान थुसारा के 2 मैच 5 विकेट है, 8 में 9 विकेट है चमीरा के। मथीजा पथिराना हालांकि यहाँ पर 3 मैच केवल 1 विकेट है। यहीं पर बिनूरा का नंबर देख लीजिए, 1 मैच में 2 विकेट है, महेश तीक्ष्णा के 4 मैच में 6 विकेट हैं, 5 में 6 विकेट यहाँ पर चमिका करुणारत्ने के भी हैं, और इवन वानिंदु के भी 10 मैच 12 विकेट हैं। और बैटिंग के नंबर्स अगर आप देखें तो बहुत ही एवरेज हैं। हालांकि यहाँ पर प्रथम निशंका 5 मैच में 73 रन बना चुके हैं 61 के हाईएस्ट स्कोर के साथ, और कुशल मेंडिस भी 2 मैच में 77 रन बना चुके हैं 74 नाबाद के हाईएस्ट स्कोर के साथ। तो ये सारे आंकड़े भी आप देखिए, और ओवरऑल दोनों टीमों का अगर आप कंपेयर करेंगे ना, जो भी आपने डेटा देखा, जो पिच के बारे में समझा, उससे काफी हद तक बॉलिंग तो दोनों टीमों की काफी हद तक सिमिलर है, लेकिन फिर भी स्पिन आक्रमण को अगर आप इंक्लूड करें तो श्रीलंका की टीम आगे निकल जाती है। और बैटिंग में तो निश्चित तौर पर मैं श्रीलंका को ही एज यहाँ पर दूंगा, और इसी वजह से फेवरेट जो टीम होने वाली है वो श्रीलंका की ही होने वाली है आज के इस मैच के लिए। बाकी नतीजा क्या आएगा वो तो मैच के बाद पता चल जाएगा। बाकी प्लेयर बैटल में प्रथम निशंका को हैरिस रऊफ 1 बार आउट कर चुके हैं। कुशल मेंडिस को कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉलिंग पर वैसी दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत ऑफ स्पिन पर दिक्कत आती है। हालांकि कोई पाकिस्तानी बैटर बॉलर के खिलाफ इनका कोई बैटल है नहीं। कुशल परेरा का भी वो चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा, इनको भी थोड़ी सी ऑफ स्पिन पर दिक्कत होती है। काबिल मिश्रा राइट आर्म फास्ट बॉलिंग जो कि स्विंग होती है गेंदें, उस पर आउट होते रहे हैं 4 बार 70 गेंद पर। और बाकी चरित असलंका को लेग स्पिन परेशान करती है, कमेंडो मेंडिस को लेग स्पिन ऑफ स्पिन दोनों परेशान करती है बुरी तरह से। और बाकी दसुन सनाका के भी नंबर आप प्लेयर बैटल के देख सकते हैं। और जबकि हम ये समझ चुके हैं कि फेवरेट तो काफी हद तक श्रीलंका की ही टीम है आज के इस मैच में भी, तो निश्चित तौर पर जो हमारे कप्तान और कप्तान के ऑप्शन होंगे ना,
उसी वजह से आप देखेंगे वानिंदु हसरंगा और साथ ही साथ सहम अयूब, ये 2 सबसे कॉमन कप्तान उस कप्तान के ऑप्शन होंगे। बाकी ये 3 और डिफरेंशियल ऑप्शन है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ जो हमारी फाइनल 6 टीम बनेगी मेरी खुद की, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूँगा अपनी पिच रिपोर्ट के साथ, तो उसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। बाकी मैं तो कहूँगा कि पूरा वीडियो आप खुद से देखिए शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए, टीम आपकी खुद से बन जाने वाली है। तब वहाँ पर आपके चांसेस ज़्यादा बेटर होंगे कि कुछ ऐसा अच्छा कर पाएँ उन 6 टीमों के साथ। तो ये वीडियो फिलहाल यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं। नमस्कार।